हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ बरखा सानी। तो मैं आ गई हूँ नई वीडियो लेकर। तो आज की ये वीडियो बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे रहने वाली है, दैट इज़ हाउ टू प्रेजेंट योर आंसर्स इन बिजनेस, इन अकाउंट एंड इन इकोनॉमिक्स। बिकॉज बहुत सारे बच्चे जो हैं कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, लर्न कर लेते हैं, बट जब लिखने का टाइम पे आता है कि आंसर्स उन्हें लिखने हैं पेपर में, तो उनके मार्क्स जो है किस चीज़ में कट जाते हैं कि वो अपने आंसर्स को सही तरीके से प्रेजेंट नहीं कर पाते, या फिर वो चीज़ें जो एक टीचर को चाहिए वो उसके अंदर आंसर के अंदर प्रेजेंट नहीं होती। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आपको अपने तीनों सब्जेक्ट्स में आंसर को प्रेजेंट करना है ताकि आपका प्रेजेंटेशन में एक भी नंबर नहीं कटे। 12th वालों को तो सीखना ही पड़ेगा बिकॉज इस साल उनके बोर्ड्स हैं। तो फिर इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं बिजनेस स्टडीज से। जो बिजनेस स्टडीज है वो एक थ्योरी सब्जेक्ट है। तो अब उस थ्योरी सब्जेक्ट में आप जब आंसर लिख रहे हो तो आपको किस तरीके से प्रेजेंट करना चाहिए। अब आप ऐसा तो नहीं है कि हर एक आंसर में बस जो है पैराग्राफ लिखे जा रहे हो बड़े बड़े पेजेस में आपने आंसर लिख दिया, तो वो चीज़ जो है एक प्रेजेंटेबल नहीं लगती। अब आप एक बड़ी क्लास में आ गए हो तो आपने आंसर्स को अगर लिखना है तो एक प्रेजेंटेबल तरीके से लिखना पड़ेगा। इस तरीके से लिखना पड़ेगा कि वो जो टीचर उस कॉपी को चेक कर रहा है उसे भी ऐसे लगे कि हाँ, उस बच्चे ने मेहनत करी है, उस बच्चे ने अपना दिमाग लगाया, उसने फ्लो चार्ट का, डायग्राम्स का यूज़ किया है, उसने अपनी क्रिएटिविटी दिखाई है, उसने सिर्फ रट के आंसर नहीं लिख दिया या फिर सिर्फ अपनी वर्ड्स में वो आंसर नहीं लिख के आ गया है, उसने कुछ क्रिएटिविटी भी दिखाई है और पेपर जो है देखने में भी सुंदर लग रहा है। तो इसलिए मैं आपको बताती हूँ कि आपको किस तरीके आंसर्स को प्रेजेंट करना है। अब देखो, जैसे जो बिजनेस स्टडीज़ है उसमें जो है आंसर्स को आप प्रेजेंट कर सकते हो फ्लो चार्ट्स के थ्रू, डायग्राम्स के थ्रू। अब किस तरीके के फ्लो चार्ट्स, किस तरीके के डायग्राम्स आपको बनाने हैं तो मैं आपको बताती हूँ। आपको कुछ आइडियाज़ देती हूँ सबसे पहले, क्योंकि मैं आपको कुछ आइडियाज़ दूंगी तो आप आगे क्वेश्चन जब करोगे तो अपने आप आपके दिमाग में आइडियाज़ आ जाएंगे कि आपको किस तरीके से अपने आंसर्स को प्रेजेंट करना है। सपोज करो कोई क्वेश्चन आया जैसे कि मैनेजमेंट के फीचर्स बताओ, तो आप नॉर्मली फीचर्स आ गए लिख के, बट वो एक चीज़ क्रिएटिविटी नहीं दिखी, आपके आंसर थोड़ा प्रेजेंटेबल कम लगेगा। बट वहीं उन फीचर्स को आप ऐसे लिख कर आ गए, जैसे मैं यहाँ पे उसका स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगी कि आपने क्लाउड में पूरी हेडिंग डाली फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, फिर आपने एक लाइन खींची, उसके बाद एक ऐसे एरो लगाया जिसमें आपने पहला फीचर, दूसरा फीचर, तीसरा फीचर बताया। तो इस तरीके से क्या हो गया, वो आंसर ही अपने आप में वही सेम चीज़ जो आप लिख रहे थे वही आपने लिखी, बट आपने इस तरीके से प्रेजेंट करी है सामने, तो वो देखने में क्या लगेगी, अच्छी लगेगी। वो एक क्वेश्चन आ गया जिसमें उसको कैटेगराइज करना है, किसी दो चीज़ों में कैटेगराइज करना है किसी भी चीज़ को। तो आप उसको कैसे कैटेगराइज कर सकते हो, आपने कोई सर्कल, कोई डब्बा या क्लाउड बनाया और साइड में दो एरोज बना दिए और दोनों को कैटेगराइज करके एक्सप्लेन कर दिया। अब मैंने यहाँ पे उसका स्क्रीनशॉट भी लगा दिया है। तो इससे क्या हुआ, आपका आंसर और थोड़ा देखने में प्रेजेंटेबल और अच्छा लग गया एग्जामिनर को। बस आपने क्या ही करा, एक क्लाउड और एक दो लाइनें ही तो खींची है, बट वो चीज़ क्या लगेगी, अच्छी लगेगी एग्जामिनर को देखने में। नेक्स्ट सपोज करो कि अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आया जिसमें आप डायग्राम बना सकते हो, तो आप उसमें डायग्राम बनाओ। सपोज करो आ गया यूनिटी ऑफ कमांड, प्रिंसिपल एक्सप्लेन करो यूनिटी ऑफ कमांड, तो आप उसको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो, उसके लिए आप डायग्राम बना सकते हो। कौन सा डायग्राम बना सकते हो, मैंने यहाँ पे भी उसका स्क्रीनशॉट लगाया है। दैट इज, आप दिखा दो कि जो एक बॉस है उसको सबसे अगर ऑर्डर्स मिल रहे हैं तो ये सही चीज़ है, अगर दो बॉस बहुत सारे लोगों को ऑर्डर दे रहे हैं तो वो गलत चीज़ है। तो मैंने डायग्राम के थ्रू बना दिया। सपोज आ गया प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी को एक्सप्लेन करो, तो आपने उसको एक्सप्लेन किया, साथ में आपने तराजू बना दिया। तराजू क्या दिखा रहा है, इक्विटी दिखा रहा है, ठीक है। तो आपने साइड में क्या बना दिया, एक तराजू बना दी, तो वो इक्विटी दिखा रहा है। तो इस तरीके से आप डायग्राम्स के थ्रू भी अपने आंसर्स को प्रेजेंट कर सकते हो। तो आपका कोई भी ऐसे क्वेश्चन आया है जहाँ पे आप डायग्राम्स बना सकते हो, आपके दिमाग में कोई डायग्राम बनाया है तो आप उसको बना दो, ठीक है, कार्टून वे में या फिर एक स्टिक डायग्राम्स के थ्रू। अगर कोई प्रोसेस आ गया, जैसे बोला गया कि प्लानिंग प्रोसेस को एक्सप्लेन करो, तो आप प्लानिंग प्रोसेस को किस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो, क्योंकि स्टेप है, सीरीज वाइज में चलेंगे, तो आप एक तरीके से डब्बा बनाया एरो, डब्बा बनाया एरो, इस तरीके से आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो। पूरा इस तरीके से आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो, बहुत आसानी से कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे क्या है, उसको स्क्रीनशॉट भी लगा दिया, देख लेना। तो इस तरीके से आप प्लानिंग प्रोसेस को एक्सप्लेन कर सकते हो। अब सपोज कोई ऐसे 2-3 नंबर का क्वेश्चन आ गया और जिसमें आपसे कुछ पॉइंट्स पूछ लिए, या फिर 4 मार्क्स का भी क्वेश्चन आ गया, कुछ पॉइंट पूछ लिए किसी चीज़ के बारे में, तो आप क्या कर सकते हो, उस चीज़ को बीच में लिखो और उसके आगे 4-5 एरो लगा के उसके पॉइंट्स लिख दो। तो ये भी आपका एक आंसर प्रेजेंटेबल लगेगा इस तरीके से भी। तो बहुत सारे तरीके हैं। अब जैसे डिफरेंस आ गया, तो डिफरेंस के लिए आप टेबल बना लो,
टेबल बनाओ, उसके बेसिस लिखो, फिर उसके बेसिस पे आप डिफ्रेंशिएट करो। तो इस तरीके से आप यूज़ करो अपने फ्लो चार्ट डायग्राम्स को बिजनेस स्टडीज़ में। नीड्स क्लीन डायग्राम बनाओ। तो जो आप ये बच्चे सोच रहे हैं कि हमें ड्राइंग नहीं आती, हमसे डायग्राम्स नहीं बनते, जैसे बनते हैं वैसे बना दो डायग्राम। कोई ड्राइंग का पेपर नहीं है, आपकी आर्ट एंड क्राफ्ट कोई नहीं देख रहा। तो जैसी ड्राइंग्स आती है वैसे बनाओ, जैसे फ्लो चार्ट बनते हैं वैसे बनाओ, बट बनाओ ज़रूर। सो अकाउंट्स में जो भी आपका क्वेश्चन आए उस सबसे पहले तो उसका फॉर्मेट आप अच्छे से बनाओ, स्केल से लाइन खींचो, ठीक है। और मेन चीज़ ये है कि अगर आप पार्टनर कैपिटल, रिवैल्यूएशन अकाउंट बना रहे हो, बैलेंस शीट बना रहे हो, जर्नल की कोई भी फॉर्मेट बना रहे हो, तो कोशिश ये करो कि जो भी वर्ड्स आप उन फॉर्मेट के अंदर लिख रहे हो वो क्लियरली दिखे, क्लियरली डिफाइंड हो। क्योंकि हम क्या करते हैं, कभी कभी पार्टनर्स कैपिटल रिवैल्यूएशन अकाउंट छोटा बना देते हैं और गिच बिचा के लिख देते हैं। क्या होता है, उसकी वजह से कभी कभी नंबर्स हमारे गलत हो जाते हैं लिखने में। तो खुला खुला अच्छे से आप जो है फॉर्मेट बनाओ, खुला खुला अकाउंट्स में लिखो, ताकि आपकी भी समझने में कोई मिस्टेक ना हो, ना एग्जामिनर आपके जो लिखा हुआ है उसको कुछ गलत समझे, आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक भी इससे बचेगी। तो थोड़ा खुला खुला साफ साफ अकाउंट्स में लिखने की कोशिश करा करो। स्पेस बहुत होती है बोर्ड एग्जाम के पेपर में, तो आप कितना मर्जी भी खुला लिख लो, ठीक है। बिकॉज अगर अपने वर्ड्स को आप पास क्लोज लिखोगे तो ऐसा होता है कि कभी कभी हम ही नहीं समझ पाते बाद में हमने क्या ही लिख दिया है वहाँ पे, और फिर एग्जामिनर तो क्या ही समझेगा। अकाउंट में जो आपके आंसर्स है आपको उसी तरीके से प्रेजेंट करने हैं जो उनका फॉर्मेट है उस हिसाब से, बट ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आता है फॉर इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स में आपके 2 पार्ट्स हैं, इंडियन इकोनॉमी एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो इंडियन इकोनॉमी जो है वो थ्योरी सब्जेक्ट है, तो उसमें आप सेम बिजनेस स्टडीज़ जैसी चीज़ कर सकते हो कि आपने फ्लो चार्ट के थ्रू कुछ एक्सप्लेन कर दिया। डायग्राम चाहे मत भी बनाओ, फ्लो चार्ट आप इंडियन इकोनॉमी में बना सकते हो लाइक बिजनेस स्टडीज़। और जो आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो अगर मैं वहाँ पे बात करूँ तो वहाँ पे आप कोशिश करा करो कि आप पॉइंटर्स में आंसर दो, और कहीं पे ऐसी चीज़ है जहाँ पे कर्व्स का यूज़ हो सकता है, कहीं कर्व बन सकता है तो वहाँ पे कर्व बना दो, डायग्राम्स बना दो। जैसे अगर कोई ADAS का क्वेश्चन आए, ठीक है, तो उसके अंदर आप जो है ADAS के जो है डायग्राम्स बना के दिखा सकते हो, शेड्यूल बना के दिखा सकते हो। तो इस तरीके से आप मैक्रो इकोनॉमिक्स में पॉइंट्स पे अपने आंसर को लिखो, कई डायग्राम्स, कई कर्व अगर आप बना सकते हो तो वो बनाओ, और शेड्यूल टेबल अगर कहीं यूज़ हो रही है तो वो भी बना। इकोनॉमिक्स में आप कोशिश करो कि आप जो है टू द पॉइंट ही आंसर्स लिखो, ऐसे मत करो कि बहुत ज़्यादा ही आप एक्सप्लेन करे जा रहे हो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपने बहुत बड़ा आंसर लिख दिया और उस आंसर में आप एक ही चीज़ें बार बार रिपीट कर रहे हो तो उससे आपको मार्क्स मिल जाएगा। नहीं, आपको जो है पॉइंटर्स अगर आप लिख रहे हो, डायग्राम लिख रहे हो, शेड्यूल बना रहे हो तो वो सही बनाओ, और बार बार कोई चीज़ों को घुमा फिरा के मत लिखो। जो है अगर जो भी कोई आंसर पड़ेगा तो वो आपको ये देख के लेंथ वाइज में मार्क्स नहीं देने वाला। तो ऐसी जो चीज़ें उससे रिलेटेड नहीं है, उस क्वेश्चन से रिलेटेड, या फिर वो चीज़ जो आप लिख चुके हो उसे बार बार घुमा फिरा के लिख रहे हो, तो वो चीज़ आपको नहीं करनी है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, जितने मार्क्स का क्वेश्चन है उस हिसाब से आप आंसर लिखो। अगर 2-3 मार्क्स का है तो उस हिसाब से लिखो, अगर 6 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आप उस हिसाब से अपने आंसर्स को लिखो। ऐसा नहीं है कि 2-3 मार्क्स में आपने पूरा पेज ही भर दिया, जितनी नीडेड है उस हिसाब से लिखो, क्योंकि आपको 2-3 नंबर ही मिलेंगे उस क्वेश्चन में। उस क्वेश्चन में आपको कोई 5 नंबर नहीं दे देगा अगर आपने ज़्यादा लिखा है। तो उस हिसाब से लिखो जिस हिसाब से आपके मार्क्स हैं क्वेश्चन के। मैं आपको अकाउंट्स, इकोनॉमिक, बिजनेस स्टडीज़ के लिए टॉपर्स की आंसर शीट दिखाना चाहूँगी, उन स्टूडेंट्स की जिन्होंने 100 आउट ऑफ 100 तीनों सब्जेक्ट में स्कोर किया है, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि एक्चुअली में वो आंसर्स को किस तरीके से प्रेजेंट करना है फॉर ऑल दी 3 सब्जेक्ट्स। तो मैं आपको अभी ये वीडियो में दिखाती हूँ। सो ये अकाउंट्स के पेपर की प्रेजेंटेशन है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे देखो यहाँ पे उन्होंने जो MCQ का आंसर था उस पे जो है डायरेक्ट आंसर जिसका नहीं निकल सकता, तो पूरा टॉपर ने, जैसे आप देख सकते हो, सॉल्व करके दिखाया है यहाँ पे। और बहुत सारे सब में ज़्यादातर MCQs में उसने सॉल्व करके दिखाया है, जहाँ पे सॉल्व हो सकता है 1 नंबर का है तब भी वो पूरे सॉल्व करके दिखा रहा है। तो आप देख सकते हो जिसकी 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आए उस ने किस तरीके से MCQs को भी सॉल्व कर रखा है। देन आप यहाँ पे देख सकते हो MCQs को किस तरीके से कर रखा है। जो भी MCQs है उसको रफ में ना करके उसने वहीं पेन से MCQs को सॉल्व करा है, देन आंसर्स पे टिक लगा रखा है। तो यहाँ से प्रैक्टिकल क्वेश्चन बड़े वाले शुरू होते हैं। तो आप देख सकते हो कि उसने किस तरीके से पूरी जर्नल एंट्री में आंसर्स लिखे हैं। आप देखोगे कि इसका हर वर्ड,
हर नंबर जो अंदर लिखा हुआ है वो साफ क्लियरली विजिबल है। तो इस तरीके से आपका होना चाहिए। और देखोगे तो इसने पेन से ही सीधा लाइन खींच दी है, बट आप पेंसिल से भी खींच सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, और देखो इसने आंसर करा है, उसके साथ जो है वर्किंग नोट भी नीचे ही कर दिया है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखो कि आपने जो भी क्वेश्चन करा है उसका वर्किंग नोट, आपको पीछे आगे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वहीं जहाँ पे आपने आंसर किया है उसका वहीं वर्किंग नोट कर दो। तो वर्किंग नोट अपने आंसर के साथ वर्किंग नोट करो, जिससे एग्जामिनर को भी पता लगे कि आपने खुद सॉल्व करके आंसर निकाला है। देखो वर्किंग नोट कितने अच्छे तरीके से करा है। ये देखो हर जगह आपका वर्किंग नोट इसने करा है, और हर चीज़ इसकी क्लियरली विजिबल है, ये क्या लिख रहा है क्या नहीं लिख रहा। देखो इस पेपर को ध्यान से एनालाइज करो कि उसने क्या क्या चीज़ें कर रखी हैं यहाँ पर। और देखो इसने यूनिट्स बहुत सारी ज़्यादातर हर जगह लगा रखी है, तो यूनिट्स पे बहुत ध्यान लगो, जहाँ पे रुपीस का साइन लग रहा है या कुछ भी। ये फिर कैश फ्लो का आप देख सकते हो पूरा क्वेश्चन किस तरीके से उसने प्रेजेंट करा है। देन नेक्स्ट आता है बिजनेस स्टडीज़ का जो टॉपर था उसका आंसर मैं आपको दिखाती हूँ उसने किस तरीके से करे। ये तो MCQs हैं, ये तो नॉर्मल तरीके से ही आप लिखे हैं उसने। मेन जो है वो लॉन्ग आंसर्स क्वेश्चन पे अगर हम आते हैं तो कैसे करें हैं, तो अब देखो यहाँ से लॉन्ग आंसर क्वेश्चन शुरू होते हैं। देखो उसने लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो उसने फ्लो चार्ट डायग्राम्स नहीं बनाए, बट उसने एक चीज़ हर आंसर में की है, दैट इज़ कीवर्ड्स को अंडरलाइन। जैसे यहाँ पे अगर स्पेशलाइजेशन कीवर्ड है तो उसने अंडरलाइन किया है। डिवाइडेड इनटू स्मॉल मैनेजेबल यूनिट्स, ये कोई उसका कीवर्ड है तो उसने अंडरलाइन करा है। तो एवरीथिंग एवरीवेयर जो उसको इंपॉर्टेंट लाइनें या कीवर्ड्स लग रही है एक आंसर में, तो वो चीज़ उसने क्या करी है, अंडरलाइन करी है टॉपर ने। तो आप अगर डायग्राम्स फ्लो चार्ट्स नहीं भी बना रहे हो, ज़रूरी नहीं है, बट वो उससे आंसर और प्रेजेंटेबल लगेगा। बट अगर आप नहीं भी बना रहे हो तो आप अपने कीवर्ड्स को ज़रूर अंडरलाइन करो, जैसे इसने किया है। दो वो लगा कर भी, लाइनें लगा के भी कीवर्ड्स अंडरलाइन करे हैं। तो देखो कि आप उसने हर आंसर में जो है कीवर्ड्स बहुत अच्छे से अंडरलाइन कर रखे हैं अपने, कि जो है सीधा कीवर्ड्स पे उसका ध्यान जाए जो एग्जामिनर है। देन आप यहाँ पे देखोगे तो उसने एक जगह फ्लो चार्ट का भी इस्तेमाल किया है, तो इस तरीके से आप फ्लो चार्ट्स भी बनाओ। फिर आप देखो कि पूरे कितने अच्छे तरीके से उसने लिखा हुआ है, कीवर्ड्स, लाइन, अंडरलाइन। मेन चीज़ देखो आपको इसकी आंसर शीट में यही दिखेगी, और इसने जितने मार्क्स का क्वेश्चन है उस हिसाब से आप देखोगे आंसर लिखा है। 6 मार्क्स का क्वेश्चन है तो उस हिसाब से इसने यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन किया है 1.5 पेज में। 6 मार्क्स का क्वेश्चन है तो बड़ा आंसर उसने लिखा है। तो इस तरीके से आप बिजनेस स्टडीज़ का करोगे। देन आता है आपका इकोनॉमिक्स का पेपर। तो इकोनॉमिक्स का पेपर अगर आप देख सकते हो तो पहले तो MCQs ही है, तो MCQs तो उसने सीधा आंसर्स ही लिखे होंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखो जैसे अगर हमारा कोई भी न्यूमेरिकल है तो वहाँ पे उसने पूरा वर्किंग नोट किस तरीके से न्यूमेरिकल सॉल्व किया है, किस तरीके आंसर आया है, टू फाइंड क्या फाइंड करो, ये सब चीज़ें यहाँ पे उसने लिखी हैं। फिर यहाँ पे पूरा ये लिखा है, जो वहाँ पे शेड्यूल बन सकता था वहाँ पे उसने वो शेड्यूल भी बनाया है। जो कमर्शियल बैंक वाला, जो बैंकिंग वाला चैप्टर है उसका क्वेश्चन है, तो उस हिसाब से उसने पूरा शेड्यूल भी बनाया है। फिर यहाँ पे जो डिफरेंस आया, तो देखो उसने टेबल में डिफरेंस बनाया है। तो कोशिश करो अगर डिफरेंस आएगा तो आप टेबल में बनाओ अपने डिफरेंस को। और यहाँ पे भी देखो डिफरेंस आया रियल नॉमिनल GDP, तो उसने टेबल का पे ही अपने उस पे बनाया, अपने टेबल पे ही डिफरेंस को। अब देख सकते हो फिर हमारे इंडियन इकोनॉमी के वो आ गए MCQ। फिर यहाँ पे जब इंडियन इकोनॉमी के अगर आप क्वेश्चन देखो तो यहाँ पे इसने पॉइंट्स में आंसर लिखे हुए हैं, बिकॉज ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। तो पॉइंट्स में इसने आंसर लिखे हैं सारे, आप देख रहे हो पॉइंट में, और अंडरलाइन करा है सब हेडिंग को जो भी वो लिख रहे हैं। नीट हैंड राइटिंग में बिल्कुल आंसर्स लिखे हैं। तो अगर आपको मेरी ये टिप्स पसंद आई हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आपको ऐसी यूज़फुल वीडियोस मिल पाए।